एक ऐसी सुबह की कल्पना करें जब अखबारों में खबरें ना हो, सिर्फ सन्नाटा हो, जब बोलने की आजादी तो हो लेकिन अपनी आवाज उठाने पर एक अनकहा डर हावी हो। आज हम भारत के लोकतंत्र के एक ऐसे ही दौर की गहराई में उतरेंगे। 1975 से 1977 के बीच का आपातकाल और हमारी ये पड़ताल इकोज ऑफ द इमरजेंसी, द एक्लिप्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ अंशों पर आधारित है। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ पुरानी घटनाओं को याद करना नहीं है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि उस दौरान वास्तव में क्या हुआ, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी ये जानना कि लोकतंत्र के लिए इसके गहरे मायने क्या हैं। हाँ। कैसे एक मजबूत दिखने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर से ही चुनौती दी जा सकती है। और यही बात इसे इतना असाधारण बनाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई सैन्य तख्ता पलट नहीं था, कोई बाहरी हमला नहीं था। नहीं, ये सिस्टम के अंदर से ही हुआ। संविधान के ही एक पन्ने का आप कह सकती हैं इस्तेमाल करके इसी बात ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और डरावनी चुनौती बना दिया था। चलिए तो इसी सबसे अहम पहलू से शुरू करते हैं। 25 जून 1975 की आधी रात, देश भर में ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे हैं और तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजती है जो देश में आपातकाल लागू होने की घोषणा करती है। किताब में इस लम्हे को बहुत मार्मिक ढंग से बताया गया। वो कहते हैं, जब आम आदमी सो रहा था तब लोकतंत्र को जकड़ लिया गया था। मतलब जब देश सो रहा था तब लोकतंत्र की बत्तियां बुझाई जा रही थी। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है कारण और असलियत के बीच का फर्क। अच्छा। आधिकारिक तौर पर सरकार ने तर्क दिया कि आंतरिक अशांति के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं ना। आंतरिक अशांति एक बहुत ही बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन क्या सोर्स हमें बताता है कि जमीन पर असलियत क्या थी? क्या सच में देश टूटने वाला था? नहीं, किताब हमें एक दूसरी ही कहानी दिखाती है। असली वजह राजनीतिक थी और काफी हद तक व्यक्तिगत भी। व्यक्तिगत? हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को कुछ तकनीकी आधारों पर अवैध ठहरा दिया था। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें अपनी लोकसभा सीट छोड़नी पड़ती और वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। तो एक व्यक्तिगत राजनीतिक संकट को एक राष्ट्रीय संकट के रूप में पेश किया गया। तो ये ऐसा था मानो किसी एक खिलाड़ी के आउट होने पर पूरे खेल को ही रद्द कर दिया जाए। ठीक यही हुआ। सत्ता पर आए इस संकट से निपटने के लिए लोकतंत्र को ही स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सत्ता को बचाने के लिए जो समाधान चुना गया वो था एक ऐसा असाधारण कदम उठाना जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। तो जब लोकतंत्र पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो इसके जो चौकीदार माने जाते हैं यानी प्रेस, उनका क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? अगली सुबह का मंजर बहुत नाटकीय था। आपातकाल की घोषणा के फौरन बाद जो पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ वो प्रेस पर ही था। कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि वो छपी ना सके। अच्छा। और जहां बिजली थी वहां सेंसरशिप के अधिकारी बैठ गए। इसका मतलब था कि कोई भी खबर छापने से पहले उसे सरकारी अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मैंने पढ़ा है कि कुछ अखबारों ने इसका विरोध करने के लिए अपने संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध। और किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है कि प्रेस की स्याही से पहले उसकी आजादी काट दी गई थी। रेडियो और दूरदर्शन जो उस समय सूचना के सबसे बड़े माध्यम थे, वे तो पहले से ही सरकारी थे। वे पूरी तरह से आप कह सकती हैं सरकारी प्रोपेगेंडा का माध्यम बन गए। अब सिर्फ वही छप या सुनाई दे सकता था जो सरकार चाहती थी। और जब जानकारी का प्रवाह एक तरफा हो जाए तो सच और झूठ का फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। यही तो लोकतंत्र के रीढ़ पर हमला था। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रेस का काम सिर्फ सूचना देना नहीं होता, नहीं, बल्कि सरकार के कामों पर नजर रखना और उसे जवाबदेह बनाना भी होता है। जब आप प्रेस की स्वतंत्रता छीन लेते हैं तो आप सरकार से सवाल पूछने का हक छीन लेते हैं। जनता तक सिर्फ एक ही कहानी पहुंचती है और वो कहानी हमेशा सत्ता की होती है। अखबारों को खामोश करना एक बात है, लेकिन आम लोगों की आवाज का क्या? जो नेता विपक्ष में थे, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका क्या हुआ? प्रेस पर हमले के साथ ही असहमति की हर आवाज को कुचलने का काम शुरू हो गया।
किताब बताती है कि रातों रात देश भर में प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुईं। जैसे जयप्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े जन नेता जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और ये सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। हजारों की संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकार की नीतियों से असहमत छात्र, प्रोफेसर और वो पत्रकार जो सेंसरशिप के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन सब के लिए कोई खास कानून था? हाँ, इन गिरफ्तारियों के लिए एक खास कानून का इस्तेमाल हुआ, मीसा, MISA, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये मीसा कानून, ये क्या था? सुनने में तो ये बस एक कानून का नाम लगता है, पर जमीन पर इसका असर कितना भयानक था? इसका असर बहुत भयानक था, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। बिना मुकदमा चलाए? हाँ, आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसने असहमति को सीधे सीधे अपराध बना दिया। अगर आप सरकार से सहमत नहीं हैं, तो आप देश के लिए खतरा हैं। ये तो नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकारों पर सीधा हमला है, और यही हम आपातकाल के सबसे खतरनाक और गहरे असर पर आते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है ना, जैसे अपनी बात कहने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने का अधिकार। इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर न्याय पाने के अधिकार पर हमला हुआ। न्याय पाने के अधिकार से आपका क्या मतलब है? संविधान में एक बहुत जरूरी अधिकार है जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस? हाँ। आसान भाषा में इसका मतलब है शरीर को पेश करो। यानी पुलिस किसी को पकड़कर अनिश्चित काल के लिए गायब नहीं कर सकती। उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने लाना ही होगा और बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपातकाल में इसी अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया। एक मिनट, मतलब सरकार किसी को भी उठा के ले जा सकती है और अदालतें भी नहीं पूछ सकती कि वो इंसान कहाँ है और उसे क्यों पकड़ा गया है? बिल्कुल। ये तो किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा डर होगा। सही बात है। ये न्यायपालिका के दरवाजे आम नागरिक के लिए बंद करने जैसा था। स्रोत हमें बताता है कि इसने राज्य और नागरिक के बीच के रिश्ते को ही बदल दिया। नागरिक अब अधिकारों वाला नहीं, बल्कि अनुमति वाला व्यक्ति बन गया था। आप कुछ भी करने से पहले सोचते थे कि क्या सरकार को ये पसंद आएगा। एक डर का माहौल बन गया था, जो शायद जेल की दीवारों से भी ज्यादा असरदार था। ये सब तो कानूनी और संवैधानिक बातें हैं जिनका असर बहुत गहरा था, लेकिन एक आम इंसान जो अपनी रोज की जिंदगी जी रहा है, जो राजनीति में ज्यादा शामिल नहीं है, उस पर इन सब का क्या असर पड़ रहा था? यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जब सत्ता बेलगाम हो जाती है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता, तो उसका असर सिर्फ नेताओं या कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि सबसे आम और कमजोर लोगों पर पड़ता है। किताब में एक ऐसे कार्यक्रम का जिक्र है जिसके बारे में पढ़कर यकीन करना मुश्किल होता है। जबरन नसबंदी। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक बड़ा अभियान चलाया गया। कागज पर लक्ष्य बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका बेहद अमानवीय था। कैसे? सरकारी कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरा करने का जबरदस्त दबाव था। इस दबाव में गरीबों, मजदूरों और गांव में रहने वाले कमजोर तबकों के लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी की जाने लगी। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को राशन कार्ड या दूसरे सरकारी फायदों का लालच देकर या डरा धमकाकर नसबंदी कैंपों में ले जाया गया। ये तो अविश्वसनीय है। इंसान की गरिमा और उसके शरीर पर उसके अधिकार की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। उसे सिर्फ एक आंकड़ा बना दिया गया था। यही हुआ। और चूंकि विरोध करने या सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं था, कोई अखबार इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था, इसलिए ये सब बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। ये इंसान के शरीर पर, उसकी गरिमा पर राज्य का सबसे सीधा हमला था। स्रोत में एक और उदाहरण का जिक्र है जो शहरों से जुड़ा है। शहरों को सुंदर बनाने के नाम पर झुग्गियों को उजाड़ने का अभियान। हाँ, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में सौंदर्यकरण के नाम पर बुलडोजर चलाए गए और हजारों लाखों लोगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया। और वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। कैसे बोलते? विकास के नाम पर यह हो रहा था, लेकिन जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा था वे चुप रहने पर मजबूर थे, क्योंकि बोलने की आजादी तो पहले ही छीन ली गई थी। तो इन दोनों उदाहरणों से एक पैटर्न साफ दिखता है।
चाहे वो नसबंदी हो या जुग्गियों का उजड़ना, निशाना हमेशा सबसे कमजोर और गरीब लोग बन रहे थे। सही बात है। और स्रोत हमें इन घटनाओं को सिर्फ नीतियों के तौर पर देखने से मना करता है। वो कहता है कि इन्हें बेलगाम सत्ता के सीधे परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। सही है। जब कोई सवाल पूछने वाला ना हो, कोई अखबार छापने वाला ना हो और कोई अदालत सुनने वाली ना हो, तब सत्ता कुछ भी कर सकती है। ये कार्यक्रम सिर्फ नीतियां नहीं थे, ये इसी बेलगाम ताकत का नतीजा थे। और इसका एक और गहरा असर हुआ होगा। लोगों में एक सेल्फ सेंसरशिप की आदत बन गई होगी, जो शायद सरकारी सेंसरशिप से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। 21 महीने, ये बहुत लंबा वक्त होता है। डर और खामोशी का एक माहौल बन चुका था। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? कहानी में मोड़ कहां से आया? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित हिस्सा है। 1977 की शुरुआत में, जब लग रहा था कि ये दौर शायद और लंबा चलेगा, हाँ। सरकार ने अचानक चुनावों की घोषणा कर दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसके असल कारणों पर आज भी बहस होती है। अच्छा। शायद सरकार को अपनी लोकप्रियता का सही अंदाजा नहीं था, या शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, कुछ भी हो। और किताब के अनुसार ये वो पल था जब जंजीरों में बंधे लोकतंत्र को फिर से खड़े होने का मौका मिला। विपक्षी नेता जेल से रिहा हुए, उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। हाँ। 21 महीनों के दमन के बाद जनता को पहली बार अपनी राय जाहिर करने का मौका मिला। और जनता ने अपनी राय बहुत ही स्पष्ट और मजबूत तरीके से जाहिर की। बिल्कुल। चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। सत्ताधारी पार्टी बुरी तरह हार गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद अपनी सीट हार गईं। और इसके साथ ही आपातकाल समाप्त हुआ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक सरकार की हार नहीं थी, ये उस खामोशी की हार थी, ये जनता की जीत थी। और इस बात का सबूत था कि डर के ऊपर लोगों ने अपने अधिकार को चुना। हाँ। इस नतीजे पर अगर हम विचार करें तो ये बहुत आकर्षक है। जिस संविधान के एक प्रावधान का इस्तेमाल आपातकाल लगाने के लिए हुआ, उसी संविधान ने चुनावों का रास्ता देकर लोकतंत्र को वापस पटरी पर ला दिया। स्रोत इसे लोकतंत्र का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म या खुद को सुधारने की क्षमता कहता है। सही बात है। लेकिन ये मैकेनिज्म तभी काम करता है जब जनता उस बटन को दबाने का फैसला करे, और 1977 में जनता ने वो बटन पूरे जोर से दबाया। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य सार क्या निकलता है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ शब्दों का नाम नहीं है। ये सिर्फ चुनाव कराने या संसद चलाने की प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र असल में जागरूक नागरिकों के मन में जिंदा रहता है ना? ये उनकी आवाज में, उनके सवालों में और अपने अधिकारों के प्रति उनकी सजगता में बसता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए रहेगी। ये एक पौधे की तरह है जिसे लगातार सजगता और सवालों के पानी से सींचना पड़ता है। और इस सीख को आज के समय से जोड़ना बहुत जरूरी है। किताब एक तरह से चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि अगर जनता सजग न रहे, अगर वो अपने अधिकारों को हल्के में लेने लगे, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। आपातकाल कोई बाहरी हमला नहीं था, वो भीतर से ही पैदा हुई एक स्थिति थी। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी भी भीतर से ही आती है, नागरिकों से। स्रोत हमें बताता है कि लोकतंत्र की बहाली चुनावों के जरिए हुई। ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाता है। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना और राय का एक सैलाब है, सिर्फ वोट देने के अलावा वे और कौन से छोटे बड़े कदम हैं जो एक नागरिक के तौर पर हम उठा सकते हैं ताकि लोकतंत्र की आवाज हमेशा बुलंद रहे और कभी फिर से दबने न पाए।